अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं रिवल्स्टन। ये नावल है जिसे लिखा है सॉल बिलो ने। तो बेसिकली ये एक स्टोरी है, एक स्टोरी बेस्ड नावल है, लेकिन एक्चुअली में ये एक मेमोयर है। इसको नावल की फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है, लेकिन इसके अंदर जो इवेंट्स हैं, जो बातें डिस्कस की गई हैं, वो एक मेमोयर के तौर पर डिस्कस की गई हैं, क्योंकि ये राइटर के दोस्त का एक स्टोरी बेस्ड कंटेंट था। उसने कहा था इन्हें कि उसकी जो लाइफ है उस पे एक नावल लिखा जाए, लेकिन बेसिकली ये एक मेमोयर है। इसको नावल की फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है। तो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रिवेल्स्टेन। नावल है जिसे लिखा है सॉल बिलो ने। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो नोटेबल फीचर्स डिस्कस करने वाले हैं उनमें सबसे पहले है ऑथर्स का इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम देखेंगे नॉवेल्स का ओवरव्यू, ठीक है, जो ये नावल आज का हम डिस्कस करने लगे हैं रिवेल्स्टेन। उसके बाद डिटेल समरी देखेंगे, कैरेक्टर एनालिसिस देखेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस होगा और थीम्स, फिर सिंबल एंड मोटिव वगैरह हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑथर का। तो सॉल बिलो 10 जुलाई 1915 को पैदा हुए और 5 अप्रैल 2005 में उनकी डेथ होगी। ये एक अमेरिकन राइटर था जो कि लेचाइन कनाडा में पैदा हुआ। उसके वर्क्स में ज़्यादातर फिक्शनल करैक्टर नज़र आते हैं। वो ख़ुद कहता है कि उसके ज़्यादातर करैक्टर उसकी अपनी लाइफ को रिफ़्लेक्ट करते हैं। उसके नोटेबल वर्क्स में थीम्स एंड राइटिंग स्टाइल में और उसके नोटेबल वर्क्स में हमें क्या क्या सोसाइटी की डिसओरिएंटेशन, ग्रेटनेस और अवेयरनेस जैसी थीम को देखने में मिलता है और इन थीम्स को प्रेजेंट किया गया है। तो बेलो ने अपनी लाइफ पीरियड में बहुत ज़्यादा मॉडर्न सिविलाइजेशन को देखा और इसके नतीजे में पैदा होने वाले मैडनेस, मटेरियलिज्म और मिसलीड नॉलेज को अच्छे से ऑब्जर्व किया। बेलो ने ज़्यादातर फिक्शनल वर्क लिखा। इसके हीरोइक कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखा, जो कि अक्सर सोसाइटी के नेगेटिव फोर्सेस को कंट्रास्ट के तौर पर पेश किया जाता है। इसके ज़्यादातर कैरेक्टर्स जूइश हैं और इनमें सेंस ऑफ अलाइनेशन पाई जाती है। जूइश लाइफ और आइडेंटिटी भी उसके मेजर थीम्स में शुमार होती है। उसका जो राइटिंग स्टाइल हम देख लेते हैं तो वो आइडेंटिटी क्राइसिस की बात करता है और जूइश लाइफ की बात करता है। उसके फिक्शनल में इसके जो फिक्शंस कैरेक्टर्स में हमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट भी नज़र आते हैं। बेलो को बहुत से अवार्ड्स के जो अवार्ड्स वगैरह के साथ नवाजा गया। उनको पुलिट्ज़र प्राइज़ भी मिला 1975 में, नोबेल प्राइज़ ऑफ लिटरेचर 1976 में और नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स भी मिला। और ये वाहिद राइटर हैं जिसे 3 मरतबा नेशनल बुक अवार्ड फॉर फिक्शन मिला। इसके अलावा बेलो को नेशनल बुक फाउंडेशन की तरफ से मेडल फॉर डिस्टिंग्विश कंट्रीब्यूशन टू अमेरिकन लेटर्स भी मिला, जो कि उन्होंने 1990 में रिसीव किया। तो ये बेलो का एक छोटा सा बायोग्राफी या इंट्रोडक्शन था। अब अगर हम उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स की बात की जाए, द एडवेंचरस ऑफ एग्यू मार्च 1953 में इसे पब्लिश किया गया था। तो ये एक पिकारेस्क्यू नावल है। अब पिकारेस्क्यू नावल क्या होता है? ये नावल की एक जॉनरा है जिसे प्रोज फिक्शन भी कहा जाता है। इसमें हीरो को जो हीरो है वो एक लो सोशल क्लास से तल्लक रखता है। पिकारेस्क्यू एक स्पेनिश लफ्ज़ है जो कि पिकारो से ड्राइव्ड है। उन नावल्स में आमतौर पर रियलिस्टिक स्टाइल को प्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा पिकारेस्क्यू नॉवेल्स में कॉमेडी और स्टाइल्स का एलिमेंट भी शामिल होता है। इसमें हीरो एक डिप्रेस्ड लाइफ गुजारता है और बॉयहुड से मैनहुड की जर्नी को एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट वर्क उनका जो फेमस वर्क है वो हेंडरसन ऑफ रेन किंग 1959 में। इस नावल में फ़िलासफ़िकल और कॉमिक एडवेंचर्स नज़र आते हैं। 1959 में ये नावल जो है पब्लिश किया गया। ये उसके पॉपुलर वर्क्स में शुमार होता है। नेक्स्ट वर्क जो उनका है वो हेर्ज़ोग है, जिसे 1964 में प्रेजेंट किया गया यानी पब्लिश किया गया। ये नावल प्रोटैगनिस्ट यानी मोसेस ई के लेटर को कंपोज करके लिखा गया। उसके अलावा इस बुक को यूएस नेशनल बुक अवार्ड ऑफ फिक्शन भी मिला।
उसके बाद नेक्स्ट वर्क जो है वो मिस्टर समलर्स प्लैनेट है, जिसे 1970 में प्रेजेंट किया गया। ये सॉल बिलो का नावल है, जिसे 1971 में नेशनल बुक का अवार्ड ऑफ फिक्शन हासिल हुआ। नेक्स्ट वर्क सीज द डे, जिसे 1956 में पब्लिश किया गया। ये भी मशहूर नावल है, जिसे इस नाम से यानी कि ये इतना मशहूर नावल है कि इसी के नाम से एक फ़िल्म भी बनी और इस स्टोरी पे मबनी थी। नेक्स्ट नावल जो है वो हम्बोल्ट्स गिफ्ट है, जिसे 1975 में पब्लिश किया गया। ये भी सॉल बिलो का एक अवार्डेड नावल है, जिसे 1976 में पल्टिजर प्राइज़ मिला। रिवाल्स्टेन, जो नावल आज का हमारा टॉपिक है, रिवाल्स्टेन, ये 2000 में पब्लिश हुआ। इस नावल में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और एक राइटर की फ्रेंड, राइटर और जो नरेटर होगा और यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, उसके फ्रेंडशिप के बारे में बताया गया। ये बेलो का मशहूर नावल था। तो ये था एक राइटर का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने उसके वर्क्स को देखा और उसके राइटिंग स्टाइल को देखा और उसको लिटरेचर के अंदर उसकी खिदमात को देखा। तो अब हम बढ़ते हैं इस अपने नावल की तरफ। ओवरव्यू एंड सिनॉप्सिस ऑफ द नावल। ये सॉल बिलो का सबसे आखिरी नावल था, जो कि 2000 में पब्लिश हुआ, यानी इसकी डेथ से 5 साल पहले, जब वो 85 ईयर्स का था। इसे आलमी सतह पर क्रिटिसाइज़ किया गया। इसमें 2 फ्रेंड्स यानी एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है और एक राइटर में दोस्ती की कहानी को बताया गया है और उनकी फ्रेंडशिप से पैदा होने वाले कॉम्प्लिकेशन को भी डिस्कस किया गया है। इस नावल को बेलो ने रोमनी क्लेफ, ये एक स्टाइल था, ठीक है, उसमें लिखा। ये एक फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है, जिसका मतलब ये है कि नावल में रियल लाइफ इवेंट्स को फिक्शन के साथ कंपोज करके बनाया गया है या बताया गया है। वो कैसे? क्योंकि इसमें जो करैक्टर हैं वो एक्चुअली में ये एक रियल लाइफ स्टोरी है, बट इसके अंदर जो करैक्टर डाले गए हैं वो फिक्शनल है, यानी कि उनके जो नेम है वो ओरिजिनल नहीं है। कुछ इवेंट्स में इसमें फ़िक्शन डाले गए हैं, यानी कि कुछ इवेंट जो हैं वो फ़िक्शनल ऐड किए गए हैं, वो रियल लाइफ से उनका तल्लक नहीं है। इसे इंग्लिश लैंग्वेज में एंग्लिसाइज्ड की टर्म से रिलेट किया जाता है। ये एक नरेटिव स्टोरी है और इस नावल का नरेटर एक मशहूर प्रोफेसर एबे रिवेल्स्टन है और इसके लवर निकी के साथ पेरिस में रहता है। रिवेल्स्टन ने मरने से पहले नरेटर से रिक्वेस्ट की। अब नरेटर कौन है? नरेटर जो है वो राइटर है, ठीक है, इसका यानी सॉल बिलो। और उसने रिक्वेस्ट की थी रिवेल्स्टन ने मरने से पहले कि मेरी मौत के बाद मेरा एक मेमोयर, मेरी लाइफ पे बेस्ड तुमने एक स्टोरी लिखनी है, एक नावल लिखना है मेरी लाइफ के ऊपर। तो इसलिए ये एक नावल है क्योंकि इसमें स्टोरी बताई गई है, लेकिन ये उसके इवेंट्स को डिस्कस करता है, तो इस तरह ये एक मेमोयर के तौर पर भी जाना जाता है। रिवल्स्टन की डेथ के बाद नरेटर और उसकी वाइफ कैरिब्रन वहाँ पे अपने हॉलीडेज़ मनाने के लिए चले गए। वहाँ नरेटर को जो है वो एक टिपिकल डिजीज़ हो गई और वो यूएस वापस आ गया और बीमारी से सेहतयाब होने के बाद उसने रिवल्स्टन के मेमोयर लिखने के बारे में सोचा। इस नावल के करैक्टर रियल लाइफ पर बेस्ड हैं। रिवल्स्टन का करैक्टर एक फ़िलासफ़र एलन ब्लूम के करैक्टर पर बेस करता है। ये नाम आपने याद रखना है, एलन ब्लूम। एलन ब्लूम जो है वो एक रियल लाइफ करैक्टर है। वो किसका दोस्त है? नरेटर का दोस्त है, यानी राइटर का दोस्त है। किसका? सॉल बिलो का, एलन ब्लूम। लेकिन कहानी के अंदर जो हमें कैरेक्टर नज़र आता है वो रिवेल्स्टन का है, जिसके नाम पे कहानी बेस्ड करती है। अब एलन ब्लूम जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में प्रोफेसर था। उसने एजुकेशन के हवाले से बहुत काम किया। बेलो ने एलन से इंस्पिरेशन ली और उसकी लाइफ पर नावल लिखने के बारे में सोचा। उसका फेमस वर्क द क्लोजिंग ऑफ अमेरिकन माइंड 1987 रहा। तो ये एक इसका बेसिकली ओवरव्यू था कि उसको बेलो को ये नावल लिखने की, ये मेमोयर लिखने की नौबत क्यों पेश आई और उसने कैसे उस पर नावल लिखने के बारे में सोचा। तो अब हम इस कहानी की स्टार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं करैक्टर। इस नावल के अंदर जो मेन और मेजर और माइनर करैक्टर हैं वो कैसे हैं और किस तरह जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो मेन करैक्टर हमारे पास है वो एबे रिवेल्सन है। ये इस नावल का प्रोटैगनिस्ट है और नावल का टाइटल भी उसी के नाम पर रखा गया है। रिवेल्सन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का एक रिनाउंड प्रोफेसर है जो कि फ़िलासफ़ी पढ़ाता है। बेलो ने रिवेल्सन के करैक्टर के थ्रू अपने एक लेट फ्रेंड, मैंने बताया था ना कि वो अपने फ्रेंड की मेमोयर लिख रहा था, तो वो फ्रेंड कौन था? एलन ब्लूम था। एलन ब्लूम की लाइफ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, किसके थ्रू? रिवेल्सन के थ्रू।
बेलो ने एलन ब्लूम को याद करते हुए एक इंटरव्यू में इसके बारे में क्या कहा। उसने कहा था कि एलन इस तरह किताबों को इनहेल करता था जिस तरह आम इंसान हवा में सांस लेता है, हवा को अपने अंदर इनहेल करता है। इस तरह कौन करता था? एलन करता था, जो कि रिवाल्स्टन है। लोग सिर्फ असल ट्रुथ को जानना चाहते हैं और सच ये है कि एलन एक सुपीरियर पर्सन था और ग्रेट सोल का मालिक था। जब दूसरे क्रिटिक, जो दूसरे लोग थे, वो ये क्लेम करते थे कि नावल पर मज़ीद कोई भी नावल है उस पर लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो जब दूसरे क्रिटिक उस पर क्रिटिसाइज़ करके थक जाते थे और कहते थे कि अब मज़ीद उसके बारे में लिखना मुमकिन नहीं है, क्रिटिसाइज़ करना मुमकिन नहीं है, तो क्या होता था कि एलन वो वाहिद शख्स होता था जो उस नावल पे उस वक़्त क्रिटिसाइज़ करता था जब दूसरे लोग जो हैं वो कहते थे कि अब इस पे मज़ीद क्रिटिसाइज़ नहीं हो सकता। तो इससे आप जो है वो नॉलेज का और उसकी जो है वो इंटेलेक्चुअलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका जो इन पर्सन उसकी तो थॉट्स थी, जो उसका माइंड सेटअप था, वो कितना अच्छा और कितना वसी था। रिवाल्स्टन एक फ़िक्शनल कैरेक्टर है, लेकिन ओरिजिनल में उसका नाम एलन ब्लूम है, जो कि 6 फीट यानी 198 सेंटीमीटर का एक लंबा चौड़ा इंसान था, जो कि इस नावल में एलन ब्लूम को प्रेजेंट कर रहा है। एलन इस नावल के राइटर सॉल बिलो का मरहूम दोस्त है। मैं आपको इसलिए बार बता रहा हूँ कि ये एक नावल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इसके अंदर जो करैक्टर्स हैं वो किस तरह एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहे हैं, उससे कहानी को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए ये मैं चीज़ें बार बार बता रहा हूँ कि ये कहानी के अंदर जो नावल हैं, जो करैक्टर हैं, वो किस तरह जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब सॉल बिलो जो है वो एलन ब्लूम की बायोग्राफ़ी को लिख रहा है और उसकी स्टोरी को लिख रहा है। तो अब जैसे कि आपको एलन ब्लू का कैरेक्टर को आइडिया हो गया होगा। नेक्स्ट कैरेक्टर जो हमारे पास है निकी का है। ये एबे की एक मलेशियन लवर है जो कि सिंगापुर में पैदा हुई। ये एक राइटर है। ये स्टोरी एबे और निकी की फ्रेंडशिप के गिर्द रिवॉल्व करती है। इसको ब्लूम की असल ज़िंदगी का उसकी जो लवर थी, ओरिजिनल लवर थी, माइकल वू से रिजेंपल किया गया है। निकी का कैरेक्टर जो है वो फिक्शनल कैरेक्टर है। असल कैरेक्टर जो था वो माइकल वू का था। अब नेक्स्ट कैरेक्टर जो हमारे पास है वो नरेटर है। ये रिवाल्स्टन का सबसे पुराना दोस्त है जो कि निकी और रिवाल्स्टन के साथ पेरिस में रहता है। नरेटर उम्र में रिवाल्स्टन से बड़ा है और काफ़ी क्लोज भी है। रिवाल्स्टन इसे चीक कहकर पुकारता है। आल्दो नावल में जो ये कैरेक्टर होता है चीक का, वो नेमलेस रहा है। नेक्स्ट कैरेक्टर विला है। ये नरेटर की वाइफ है जो कि खूबसूरत रोमन वूमन है और ये प्रोफेशन के लिहाज से एक केओस थ्योरिस्ट रहती है। ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच जिसमें रियाजी के पैटर्न, लॉज और डायनामिकल सिस्टम पर साइंटिफिक स्टडी की जाती है। इसका करेक्टर अलेक्जेंडर ब्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि रोमानियन अमेरिकन मैथमेटिशियन है। उसके बाद जो नेक्स्ट करेक्टर हमारे पास है वो रोजमेंट का है। ये नरेटर की करंट वाइफ है। अब वेला कौन थी? वो उसकी फर्स्ट वाइफ थी। रोजमेंट कौन है? वो करंट वाइफ है, बट वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वो एलन ब्लो की वाइफ जो जेनिस फ्रीडमैन को प्रेजेंट कर रही है नावल के अंदर। क्योंकि ये जो करैक्टर हैं वो ओरिजिनल भी बेस करते हैं, बट ये करैक्टर जो हैं उनको फिक्शनल नाम देकर नावल के अंदर जो है वो तरतीब देने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट कैरेक्टर में जो हमारे पास है वो रॉर्मेट कोगोन है। ये एक और प्रोफेसर है जो कि रिवल्स्टन का कोलीग है। उसका करैक्टर एलन ब्लो के रियल लाइफ फ्रेंड एडवर्ड शील्ड्स पर बेस्ड है। एडवर्ड शील्ड्स यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में सोशियोलॉजी का प्रोफेसर है और एक इन्फ्लुएंशियल सोशियोलॉजिस्ट है। तो ये थे इसके मेजर करैक्टर। माइनर करैक्टर की बात की जाए तो मार्ला गल्फ, ये रिवल्स्टन की यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन की वाइफ है जो कि नावल शुरू होने से पहले ही मर चुकी है। रूबी टाइसन, ये रिवल्स्टन की मेड है और उसके घर का काम करती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है फेलिक्स डेवार। ये एक टीचर है और एकेडमिक पर्सन है जो कि रिवल्स्टन का मेंटोर है। नेक्स्ट कैरेक्टर है डॉक्टर सैचले। ये एक कार्डियोलॉजिस्ट और माहिर इमदाद दिल है। ये नरेटर और रिवल्स्टन दोनों का इलाज करता है। ये आपने याद रखना है कि जो डॉक्टर सैचले है वो उनका कार्डियोलॉजिस्ट है, यानी दिल के अमराज का डॉक्टर है। आगे चल के एक और डॉक्टर भी आएगा, तो वो भी आपने देखना है कि वो उनका किस चीज़ का डॉक्टर है। तो ये नरेटर और रिवाल्स्टन कौन था? एलन ब्लूम था। तो वो दोनों दोस्त थे। रिवाल्स्टन जो है वो कौन है? वो है एलन ब्लूम। और नरेटर कौन है? वो है बेलो, जो राइटर है, जो नावल लिख रहा है। तो उन दोनों का डॉक्टर होता है डॉक्टर सैचले। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो प्रोफेसर रोडो ग्रिल्सो। ये एक
जुंगियन यानी साइकोएनालिसिस प्रोफेसर था और ये नाजी को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो कि बेलो का दोस्त है और कुलीग था। नाजी एक पार्टी है जो कि जर्मनी में मौजूद है, जिसे अडोल्फ हिटलर से एसोसिएट किया जाता है। उसके बाद मॉरिस हर्बर्ट है, ये भी रिवेल्स्टाइन का प्रोफेसर दोस्त है और असल में ये कैरेक्टर एलन ब्लूम के एक और करीबी दोस्त वार्नर डैनहाउसर को डिपिक्ट कर रहा है। नेक्स्ट कैरेक्टर बैटल का है। ये एक ब्रिटिश प्रोफेसर है जो कि अपनी वाइफ के साथ विस्कॉन्सिन में मूव हुआ जब वो रिटायर होने वाला था। इसका कैरेक्टर एक जियोग्राफर पॉल विटली पर बेस्ड है, जिसने किंग्स कॉलेज लंदन 1939 से अपना करियर का आगाज़ किया। नेक्स्ट कैरेक्टर सैम पार्टिगर, ये नेटर का करीबी दोस्त था। उसके बाद रॉक्सी डार्किन, ये रोजमेंट का दोस्त था। अब रोजमेंट कौन थी? उसकी वाइफ थी। किसकी? नावल के अंदर वो वाइफ है उसकी एलन ब्लूम की, लेकिन ओरिजिनल में वो किसी वाइफ थी, नरेटर की वाइफ थी। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो डॉक्टर बैकसिट, ये नरेटर का यानी चिक का न्यूरोलॉजिस्ट था। उसके बाद फिल जर्मन, ये रिवाल्स्टन का एक फॉर्मर स्टूडेंट था जो कि अब स्टेट के एडवाइज़र का सेक्रेटरी है और ये पॉल वोल्विट्ज़ का मॉडल को प्रेजेंट कर रहा है। पॉल एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट और डिप्लोमेट है जो कि यूएस वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट था। उसके अलावा और भी कई एडवाइज़र का सेक्रेटरी रहा था। तो ये थे उसके ओवरऑल माइनर और मेजर कैरेक्टर। तो इस तरह आपको स्टोरी में की कैरेक्टर समझने के बाद स्टोरी को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम प्लॉट एंड समरी की बात करें तो शॉर्ट्स का बैकग्राउंड में हम डिस्कस कर चुके हैं कि सॉल ब्लो ने मरने से 5 साल पहले 2000 में ये नावल लिखा था जब वो 85 ईयर का था। और ये इस नावल की सबसे एप्रिसिएटेबल बात रही है कि इस नावल को सॉल ब्लो ने अपने बहुत करीबी दोस्त एलन ब्लूम की बायोग्राफी के तौर पर लिखा, जो कि एक फैक्ट इनटू फिक्शन स्टाइल में लिखी गई, जिसमें बेलो ने अपने ग्रेट फ्रेंड की लाइफ को एक्सप्लोरेशन करने की कोशिश की। एलन ब्लूम जो कि एक इंटेलेक्चुअल और पोलेमिसिस्ट इंसान था, ऐसा इंसान जो सेंट्रोवर्शियल लिहाज से लोगों में मकबूल हो था। उसके अलावा ब्लूम जो है वो रिलेटिविज़न के दौरान कल्चरल वैल्यूज़ का बहुत बड़ा डिफेंडर रहा और 1997 में एड्स की वजह से मर गया। तो ये एक छोटा सा इसका बैकग्राउंड था। अब अगर हम इसके बात करें इसकी समरी की, तो रिवाल्स्टन के कैरेक्टर के थ्रू राइटर ने एक्चुअल हीरो की ज़िंदगी के आखिरी कुछ सालों को ही कवर किया है। नावल के फर्स्ट हाफ में नरेटर जो है वो रिवाल्स्टन के करीबी दोस्त भी था। उसने ना सिर्फ रिवाल्स्टन की बीमारी यानी उसकी एड्स से स्ट्रगल के बारे में डिस्क्राइब किया है, और सेकंड हाफ में चिक ने अपनी डिजीज़, अब चिक कौन था? वो नरेटर था, क्योंकि वो नरेटर था तो वो उसको जो रिवाल्स्टन है उसको चिक कह के बुलाता था। तो उसने अपनी टॉप जो है वो टिपिकल डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया है, जो कि उसे एक टॉक्सिक फिक्स जो है उसके खाने के बाद हुई थी जब वो अपनी वाइफ के साथ घूमने गया हुआ था हनीमून पे। जैसा कि हम जानते हैं कि ये नावल सॉल ब्लो ने अपने एक दोस्त एलन ब्लूम जो 1930-1992 के तक उसकी जो लाइफ टाइम था उसके मेमोरियल के तौर पर उसके उसकी स्टोरी पे बेस्ड ये है कि मेमोयर के तौर पर लिखा। ये बहुत मशहूर ऑथर था। उसके फेमस वर्क में द क्लोजिंग ऑफ अमेरिकन माइंड 1987। अब ये द क्लोजिंग ऑफ अमेरिकन माइंड किसका वर्क है? एलन ब्लूम का, क्योंकि वो एक ओरिजिनल कैरेक्टर था, वो दोस्त था सॉल ब्लो का, तो वो भी राइटर था। राइटर जो है यानी सॉल ब्लो वो भी राइटर है, लेकिन जो एलन ब्लूम था वो भी राइटर था। सॉल ब्लोर के बारे में कहना है कि जब ब्लूम एक सिंड्रोम की वजह से पैरालाइज्ड हो गया और आईसीयू में था और बचने की उम्मीद बहुत कम थी, तभी उसके फ़ोन की बेल हुई और लेबर मोटर्स की तरफ से एक सेल्स वूमेन बात कर रही थी। ब्लूम ने इशारे से समझाया कि उसे इस लड़की से बात करनी है और वो अपने ट्रेम्बलिंग हैंड से फ़ोन पकड़कर उससे अपनी ऑर्डर की कई मर्सिडीज़ की के बारे में डिस्कस करने लगा। सॉल ने इस सीन को रिवाल्स्टर में दिखाया है यानी नावल में दिखाया है। इसमें मर्सिडीज़ की जगह BMW और ब्लूम के दोस्त माइकल वू की जगह निकी है।
और बेलो ने ख़ुद को इस नावल का नरेटर और रिवेल्स्टन का दोस्त यानी चिक बताकर प्रेजेंट किया है। इस तरह बेलो ने एलन ब्लूम की ज़िंदगी के दूसरे मॉडल्स को भी नए नाम देकर नावल में पेश किया है। बेलो ने एबे रिवेल्स्टन को एक सीरीज़ में प्रेजेंट किया और नावल की शुरुआत ही पेरिस के होटल कैरिलोन में एक रूम में नाश्ते से होती है, जब रिवेल्स्टन की मुलाकात सिंगर माइकल जैक्सन से होती है। रिवेल्स्टन ना सिर्फ जो है वो रिच था बल्कि बहुत फेमस था, और वो जो है वो मटेरियलिस्टिक टेस्ट में पूरी तरह इंडल्ज था। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर और यूएस की प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने अपने गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया। इसके अलावा इसे जेन जैक्वस रूसो पर लेक्चर देने के लिए भी इनवाइट किया गया। इस नावल पर चिक ये लिखता है कि उसने रिवेल्स्टन को उसके आइडियाज़ को बुक में नोट करने पर इंसिस्ट किया था। ऑल्दो इस बुक का असल टाइटल नहीं बताया गया, मगर रिवेल्स्टन इस बुक को सोल विदाउट लॉन्गिंग्स का नाम देना चाहता था। रिवेल्स्टन अपने आप को दूसरों से सुपीरियर नहीं समझता था, वो लव को इंसान के लिए ब्लेसिंग समझता था, और ऐसा चिक ने कहा था। वो हैरान होता है कि किस तरह रिवेल्स्टन अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ को दिलकश और अमेजिंगली सरंजाम देता था। चिक और रिवेल्स्टन दोनों एक दूसरे से बहुत जो है वो फ्रैंक थे, और चिक का कहना है कि वो अपने इरेगुलर सेक्सुअल वेज की वजह से मर गया। तमाम फ्रेंड्स से बेतकल्फ़ी के बावजूद वो गे यानी हम जिन्स प्रस्त नहीं था, इवन कि वो हम जिन्स प्रस्तों यानी होमोसेक्सुअल लोगों को हकीर समझता था। उसके दोस्तों को जब इल्म हुआ कि वो HIV+ है, तो सभी ने उसे सेक्स स्कैंडल्स के हवाले से फ़ोन करने लगे। जब वो HIV की कॉम्प्लिकेशन की वजह से मरने वाला था, वो कभी ना ख़त्म होने वाले इन्फेक्शन का शिकार हो चुका था। अपने आखिरी दिनों में रिवेल्स्टन ने अपनी अटेंशन अपनी जूइशनेस की तरफ यानी अपने मज़हब की तरफ मरकूज़ कर ली। चिक का कहना है कि ही प्रेफर्ड एथेंस बट ही जो है वो रिस्पेक्टिव जेसुइज्म ग्रेटली। उसकी दोस्ती की शुरुआत में रिवेल्स्टन चिक को एक खूबसूरत साइकियाट्रिस्ट के हवाले से तंग किया करता था, जिसका नाम विला था, मगर विला और चिक की शादी ज़्यादा सा ना चल सकी। और फिर रोजमेंट जो कि रिवेल्स्टन की एक स्टूडेंट थी, उसको चिक से प्यार हो जाता है, और तब चिक अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में था, और इन दोनों की रिवेल्स्टन ने पेरिस में डिनर पर इनवाइट किया, और वहीं पर चिक को इंसिस्ट किया कि वो उसकी बायोग्राफी लिखे। रिवेल्स्टन की डेथ के बाद नावल का ज़्यादातर हिस्सा चिक और रोजमंड की कॉर्बियन में वेकेशन पर मुश्तमिल है। वहाँ चिक एक टेंटेड फिश खाता है और बीमार हो जाता है, और फिर बायोग्राफी लिखता है जिसके बारे में उसे रिवेल्स्टन ने कहा था, और ये उसने रोजमंड की इनकरेजमेंट की वजह से किया। इस तरह ना सिर्फ उसे अपनी करीबी दोस्त की याद रही, बल्कि उसके साथ साथ इस बायोग्राफी को लिखना उसके लिए फ़िलासफ़ी ऑफ इरोटिसिज्म को सेलिब्रेट करने के बराबर था। तो अगर हम क्रिटिकल एनालिसिस की बात करें, क्योंकि ये अब तक हमने कुछ इवेंट्स को डिस्कस किया इस बायोग्राफी के रिलेटेड, जिसमें फ़र्स्ट पार्ट में वो अपने दोस्त की जो डिसीज़ है और जिसके साथ उसने सफ़र किया उसको डिस्कस करता है, और दूसरे पार्ट में अपनी डिसीज़ को डिस्कस करता है। तो ये एक मेमोयर के तौर पर एक बायोग्राफी को उसने लिखा। तो ये रिवेल्स्टन का नावल था, उसकी स्टोरी थी कि किस तरह जो है वो उसने अपनी लाइफ को जो है वो गुजारा, और क्योंकि वो एक फेमस पर्सन था, उसको पॉलिटिकल पर्सन भी कहा जाता है क्योंकि वो पॉलिटिकली लोगों के साथ इन्वॉल्व था, और फेमस लोगों से उसका मिलना भी था। वो एक रिच पर्सनालिटी भी थी, और उसको जेन जैक्वस रूसो के ऊपर लेक्चर देने के लिए भी बुलाया गया था। अब अगर हम इसके क्रिटिकल एनालिसिस की बात की जाए, तो रिवेल्स्टन बेसिकली एक पजलिंग वर्क यानी एक ये जो रिवेल्स्टन बुक है, ये एक वर्क ऐसा है, पजलिंग है। वो कैसे? ये बुक एबी रिवेल्स्टन जो कि एक प्रोफेसर ऑथर और ग्रेट पर्सन था उस पर है। उसकी डिसकंटिन्यूस सीजन्स और रिप्रेजेंटेशन से कंपोज्ड है। ये नावल और उसका स्ट्रक्चर जो है उस वक्त क्लियर होता है जब इस नावल का नरेटर चिक ये रिवील करता है कि प्रोफेसर रिवेल्स्टन ने उसे अपने मेमोयर लिखने के लिए सिलेक्ट किया है, क्योंकि हमें पहले पता नहीं चल रहा होता कि ये चीज़ क्या है। तो उस वक्त जाके इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर होता है। आल्दो इस नावल का कोई मुनासिब प्लॉट और सीन्स नहीं है। रिवेल्स्टन कामयाबी और फेम के लिहाज से एक बड़ा आदमी है। उस दौर के जो यंग दानश्वर में रिवेल्स्टन का शुमार होता है।
एक उलझा हुआ और कॉम्प्लिकेटेड पर्सनैलिटी का मालिक है जो कि सक्सेस और शोहरत के पीछे पूरी तरह से सेड्यूस्ड है और ज़ाहिर दुनिया को खुलकर एंजॉय करता है, जबकि चिक के हवाले से उसका बिहेवियर बहुत हार्ड रहता है। 20वीं सेंचुरी के पॉलिटिकल रिचुअल्स को लेकर रिवाल्स्टन की सोच और उसका नॉलेज देखकर चिक बहुत हैरान और अम्यूज़्ड होता है। उसे उस बात की खुशी भी है कि वो रिवाल्स्टन के करीब साथियों में काउंट होता है। चिक की पर्सनल लाइफ में रिवाल्स्टन के मशवरे और उसके ओपिनियंस बहुत हद तक जो है हमें नज़र आते हैं। वर्ल्डली प्लेजर के अलावा रिवाल्स्टन रूहानी तौर पर बिल्कुल भी करप्ट नहीं था और जब वो चिक को इंटेलेक्ट और विजडम को मॉक करता है तो उसे इंसिस्ट करता है कि चिक को अपनी बायोग्राफी लिखनी चाहिए। असल में वो इनडायरेक्टली चिक को ये कहना चाहता था कि चिक उसकी यानी रिवाल्स्टन की बायोग्राफी लिखे ताकि वो कई सदियों तक लोगों में मकबूल रह सके। इस पेचीदा इंसान ने चीक के सामने ये कन्फेस किया कि वो एक नाहिलिस्ट है। अब नाहिलिस्ट क्या होता है? नाहिलिस्ट ऐसा इंसान होता है या ऐसा पर्सन होता है जो ना उम्मीद होता है, जिसको किसी मज़हब पर यकीन नहीं होता और जिसको किसी भी गॉड पर यकीन नहीं होता। वो नाहिलिस्ट होता है जो कोई बात नहीं मानता। चीक बताता है कि दुनिया की लज्जतों और रंगीनियों की वजह से रिवाल्स्टन जो है वो एड्स की वजह से मर गया। अपने आप को उसने इस तरह दुनिया में मगन रखा कि वो भूल गया था सब कुछ। और इस लाइलाज मर्ज में जब वो मुब्तला हुआ तो उसने चिक से अपनी लाइफ के बारे में अपनी लाइफ के सारे सीक्रेट्स को शेयर किया। इवन कि इस बुक के एंड पर पता चलता है कि चिक को भी एक फैटल डिजीज़ हो गई थी जो उसे एक ट्रॉपिकल फ़िश खाने की वजह से हुई जब वो अपने न्यू वाइफ के साथ न्यू एरियाज़ में हनीमून के लिए गया था। उस वक़्त चिक को इस बात का एहसास हुआ कि उसके दोस्त की ज़ाहिरी सख्त जान शख्सियत और ज़ाहिरी प्लेजर की वजह से उसके अंदर मौजूद बेसिक ह्यूमन एम्पैथी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। मिसाल के तौर पर जब वो चिक को जूइश लोगों के बारे में बताता है तो बताता है कि ये लोग इस दौर में एब्सेंस ऑफ रिडेम्पशन के मौजूदा विटनेस हैं और जूइश पीपल के बारे में बिलो के तमाम फिक्शनल हीरोज़ को जवाब देना पड़ता है कि किस तरह से एक इंसान अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी से लुत्फ़ होने के बावजूद अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमैनिटी को बरकरार रख सकता है। तो ये था इसका एनालिसिस, एक क्रिटिकल एनालिसिस जिसके ज़रिए हमने देखा कि जो रिवाल्स्टन का करैक्टर है वो किस तरह जो है वो कितना डिफरेंट है और अपने एक्चुअल करैक्टर से, और जब उसको डिजीज़ होती है, लाइलाज बीमारी होती है, तो उसका करैक्टर जो है वो खुलकर हमारे सामने आता है। अगर हम थीम्स की बात की जाए इस नावल के अंदर में मेमोयर के अंदर, तो डेथ जो है वो सबसे पहले हमें मेन थीम इस नावल के अंदर नज़र आता है। डेथ इस नावल का सबसे अहम और प्रोमिनेंट थीम है। शटरलैंड का कहना है कि इस नावल का पहला आधा हिस्सा में नरेटर हीरो की एड्स के साथ ज़िंदगी और मौत के दरमियान स्ट्रगल को बयान करता है। रिवाल्स्टन जो है वो ये मानने को तैयार नहीं है कि उसमें मरने जैसा कुछ है, व्हाट इज़ इट टू डाई। जबकि दूसरे हाफ में नरेटर यानी चिक अपनी ट्रॉपिकल डिसीज़ के बारे में डिस्कस करता है जो कि उसे एक टॉक्सिक फिश खाने से हुई थी। चूँकि बेलो ने अपने आप को चिक के तौर पर प्रेजेंट किया है तो बेलो की ज़िंदगी का ये वही स्टेज है जब वो मरने वाला था, यानी 5 साल कबल। और मौत के जब इस वक्त पहुंचता है, जब वो मौत की इस घड़ी को पहुंचता है तो उसने ये ख्याल करता है कि वो ये नावल लिखे। नावल की डेप्थ्स में जाने से पहले ही रिवाल्स्टन की एज की वजह से मौत हो जाती है और शैडो ऑफ डेथ की वजह से इस नावल में डेथ का जो थीम हमें प्रोमिनेंट नज़र आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट थीम हमें इस नावल के अंदर नज़र आता है वो पॉलिटिक्स है। सॉल बिलो के इस नावल में रिवाल्स्टन प्रोटैगनिस्ट यानी एबे रिवाल्स्टन एक पॉलिटिकल प्रोफेसर था और ये करैक्टर बेलो के क्लोज फ्रेंड एलन ब्लूम को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि बजाते खुद एक पॉलिटिकल फिलोसफर और थिंकर था। एलन ब्लूम अपनी पॉलिटिकल वर्क द क्लोजिंग ऑफ अमेरिकन माइंड 1987 की वजह से बहुत मशहूर था। इस बुक में ब्लूम ने अमेरिका के पॉलिटिकल वर्ल्ड की करंट सिचुएशन को बयान किया। इस नावल से बिलो और ब्लूम दोनों की पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी और थिंकिंग का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इन दोनों के जो स्कूल ऑफ थॉट थे वो एक ही थे, यानी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी को सिर्फ किताबों और मैरिट्स तक महदूद नहीं रखा जाए बल्कि उसे स्टूडेंट्स के फॉर्म में आगे तक लेके जाना चाहिए। इसलिए ब्लूम जो है उसके बहुत से फॉरेन स्टूडेंट हमें आगे चलकर इस फील्ड में सर्विंग करते नज़र आते हैं। नेक्स्ट थीम हमें जो नज़र आता है वो लव एंड मेमोरी है। सॉल बिलो का ये नावल एक जूइश प्रोटैगनिस्ट रिवाल्स्टन की कहानी पर इम्पोज है
जिसकी सिंपल ज़िंदगी से लेकर बहुत जो है वो मादा मटेरियलिस्टिक लाइफ तक का सफ़र, अमेरिका में रहने वाले जूइश की ज़िंदगी को रिप्रेजेंट करना, जो इन्हें वर्ल्ड वार टू के बाद फेस करना पड़ा। जूइश लोगों की ज़िंदगी फेयर, थ्रेट, डिसअपॉइंटमेंट और आइडेंटिटी क्राइसिस जैसे एलिमेंट से भरी होती है। और ऐसे लोगों के लिए लव, दोस्ती और अच्छी मेमोरीज, चाहे वो हिस्टोरिकल हों या फिर पर्सनल हों, उन हालात में सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं। इसलिए हर तरह से मटेरियलिस्टिक होने के बावजूद ये लोग मोहब्बत, अटेंशन और फ्रेंडशिप की तलाश में रहती हैं। जैसा कि इस नॉवल में चिक और डिवास्टन के कैरेक्टर को दिखाया गया है, ये जूइश कैरेक्टर अपने दौर के दूसरे जूइश पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरह वो दुनियावी लिहाज से इम्परफेक्ट होने के बावजूद अपनी स्पिरिचुअलिटी को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। तो ये था आज का हमारा ओवरऑल नॉवल रिवाल्स्टन से लिखा है सॉल बिलो ने, तो जिसको हमने अच्छे से डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी।